नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? यूपी एचजीएस प्री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आंसर की जारी किया और उसके बाद ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेट भी 10 अगस्त तक रखा था, जो कि अब बीत गया है। अब प्रश्न है कि आखिर ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद क्या मेरिट के बढ़ने के चांस हैं या घटने के चांस हैं? इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, अगर हम देखें तो जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं प्री का या हमने दिया है, तो शुरू शुरू में लगता है कि पेपर बहुत आसान था, मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, 70 जाएगी, 75 जाएगी, इससे कम तो नहीं जाएगी। लेकिन वास्तव में जब धीरे धीरे हम प्रश्न मिलाते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, तब हम निराश होने लगते हैं। फिर लगता है कि मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आंसर की जारी किया, क्योंकि विभिन्न यूट्यूब चैनलों ने ढेर सारी कट ऑफ अपनी जारी की, आंसर और लोगों ने पेपर भी सॉल्व कराए और लोगों ने पेपर सॉल्व कराने में ढेर सारे क्वेश्चन उनके द्वारा गलत भी बताए गए और आप लोगों ने बहुत से प्रश्नों का आंसर अपने गूगल से ढूंढा है और जो कि गलत है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब मेरिट क्या जाने के चांस है, इस बात पर विचार करना बहुत स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो लोग 60 से प्लस हैं वो तो समझ लिए कि अपना बहुत ही चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का 55 से कम है, 50 तक आ गया है, उनके लिए ये बहुत चैलेंज हो गया है कि वो प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी करें या ना करें। अब वो क्या करें, क्योंकि अभी भी आपका रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है और आपके सामने तुरंत में कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि आखिर ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनमें आपने ऑब्जेक्शन दिया होगा, प्रयास किया होगा, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करना स्वाभाविक है। आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने ऐसे, मुझे ढेर सारे मैसेज भी आए कि सर हाई कोर्ट ने इस प्रश्न का आंसर गलत निकाला है, जबकि उन्होंने कहीं ठीक से मिलाया नहीं, उन्होंने बेरक्स नहीं मिलाया, उनका आंसर गूगल से था। जैसे कि आपका एक एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसमें पूछा था प्रश्न कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह के रजिस्ट्रेशन कराने की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो इस पर बहुत से लोगों ने अपना आंसर चूज किया कि 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स फॉर वुमेन। यानी कि 21 साल पुरुष के लिए, 18 साल महिला के लिए। आप देखेंगे उन्होंने क्या चॉइस किया। यह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह की आयु है, विवाह की आयु दोनों पक्षकारों की, कि विवाह के समय 18 साल महिला की और 21 साल पुरुष होना चाहिए। लेकिन यही कंडीशन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 15 का, 15 क्लास 1 का क्लास डी पे आप देखेंगे, उसमें साफ साफ दिया है कि विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पक्षकारों की न्यूनतम एज 21 साल होनी चाहिए। यानी कि जो मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज फॉर बोथ पार्टी इज 21 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्शन कुछ दिया होगा तो आपके ऑब्जेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे प्रश्नों को आपने बिना सही मिलाए आपने कह दिया कि हाई कोर्ट का आंसर गलत है। तो ये लॉजिक आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने सारे प्रश्नों का जवाब सही दिया है, वो भी मिस्टेक करता है। लेकिन जिनका मिस्टेक किया है, जिनको आप, जब तक आप उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपका आंसर माना नहीं जाएगा। हम दूसरा प्रश्न चर्चा करते हैं, जो एनआई एक्ट
के सेक्शन 138 से पूछा गया है, यानी कि डिसऑनर ऑफ द चेक। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन देखता हूं, आप लोग देखिए। अपॉन डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ ₹1,80,000 issued by C, A files a complaint against C under section 138 of NI Act. The court may award interim compensation of, यानी कि सी ने क्या किया है, सी ने 1,80,000 रुपए का चेक अनादर होने पर क्या करता है, चेक ने सी ने क्या किया था, 1,80,000 रुपए का चेक दिया था और वो डिसऑनर हो गया, अनादर हो गया। इस नाते ए ने क्या किया है, एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है, क्योंकि जब चेक का अनादर होता है, डिसऑनर होता है, तो यह एक ऑफेंस होता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, सी के विरुद्ध अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल किया। अब प्रश्न है कि कोर्ट कितना इंटरिम कंपनसेशन जो है वो इम्पोज कर सकता है। आप देखेंगे एनआई एक्ट के सेक्शन 143A में दिया है कि कोर्ट 20% तक इंटरिम कंपनसेशन पास कर सकता है, यानी न्यायालय 20% तक ही कंपनसेशन ले सकता है। वो कंपनसेशन 20% से कम भी हो सकता है, 5%, 10%, 15%, लेकिन 20% से ज़्यादा कंपनसेशन नहीं होना चाहिए और कोर्ट को 20% से ज़्यादा कंपनसेशन पास करने की पावर भी नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला ऑप्शन क्या है देखेंगे, पहला ऑप्शन है 90,000 रुपीज़, यानी 90,000 रुपये, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमें कहीं न कहीं सही आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर नियम कहता है कि अगर कोर्ट 20% तक पास करता है, तो जब आप 1,80,000 का 20% करेंगे तो आपका आंसर 36,000 यानी 36,000 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उन्होंने 30,000 दिया है और 30,000 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, अब प्रश्न है कि क्या 30,000 जो कंपनसेशन का ऑप्शन है, क्या ये सही है या सही हो सकता है? अब इसके विषय में हमारी दो धारणा है। क्या कि अगर ये 30,000 जो रुपीज़ कंपनसेशन, ये उस परिस्थिति में ऑप्शन सही होता जब इलाहाबाद हाई कोर्ट डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं देता। क्यों? तो क्योंकि कोर्ट 36,000 तो तक ले सकता है, तो 30,000 भी पास कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल बना दिया और उसने एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि जो 36,000 रुपये तक का कंपनसेशन कोर्ट पास कर सकता है, वो कहीं न कहीं डी ऑप्शन में फिट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए, अगर ये डी ऑप्शन ना होता या कोई और ऑप्शन देता, जैसे कि 45,000, तो उस परिस्थिति में 30,000 वाला ऑप्शन 100% सही होता। लेकिन इन्होंने डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दे करके ये क्लियर कर दिया है कि डी ऑप्शन ही सही है, जो कि 36,000 होना चाहिए। तो अगर आपने इस पर ऑब्जेक्शन दिया है तो मुझे लगता है ये आपका ऑब्जेक्शन कंसिडर किया जाएगा और आपको 1 नंबर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अब आते हैं कि अब प्रश्न है, अब मेरा यहाँ पे सारे प्रश्नों पर डिस्कशन करने की इरादा नहीं है, लेकिन अब प्रश्न है कि मेरिट ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद क्या जा सकती है, इस पर हम चर्चा करें। तो आइए हम इसमें बहुत संक्षिप्त बताते हैं, लॉजिक बताते हैं। क्या, अगर आप देखें, मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चरों में भी आंसर की के बाद कट ऑफ के बारे में चर्चा किया। पहला लेक्चर था जिस दिन 20 जुलाई यानी जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, और दूसरा उसके कुछ दिन के बाद। तो मेरा अपना मानना था कि 55 जिसका भी है जनरल कैटेगरी में, उसका हो जाएगा प्री। और उसके बाद 3 क्वेश्चन प्लस माइनस मैंने कहा था कि अगर वो 55 और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 58 तक जाएगी, और मिनिमम 52 जा सकती है। और ओबीसी कैटेगरी में हमने कहा था कि अगर आपका 52 सही है, 52 से 55, तो आपका प्री में हो सकता है। और एससी एसटी के लिए
जो लोग भी 45 प्लस हैं, 2-3 प्रश्न जो भी प्रश्न है उनका हो जाना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि अब आप एक काफ़ी दिन बीत गए, लगभग लगभग आप देखेंगे तो 20 दिन बीत गया। तो 20 दिन में कुछ परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल चुका है, क्योंकि जब आप बहुत से ऐसे लोग थे जो 60 गए थे और हाई कोर्ट में लाने के बाद 52-53 आ गए। तो आज की डेट में जो मेरिट जाने की मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि जिसका 52 तक, 52-53 तक जनरल कैटेगरी में वो बिलोंग कर रहा है, 52-53 का, उसकी भी होने के पूरा चांसेस है। आप ओबीसी में अगर 50 हैं, 50 हैं, तो भी आपका हो सकता है, क्योंकि जो परिदृश्य बता रहा है, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न सभी के बढ़ेंगे, सभी के बोनस होंगे वो। और एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो जिसका मुझे लगता है कि 45 प्लस है, एक भी क्वेश्चन ज़्यादा है, वो अपने को सेफ जोन में माने और अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। तो कंक्लूजन यही कहेंगे कि अब आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करिए मत। अगर आप आज की डेट में आंसर के आने के बाद अगर आपका 52 बन रहा है जनरल कैटेगरी में, 52-53, तो आप तुरंत स्टार्ट कर दिए। 1 सेकेंड 1 मिनट भी देर मत करिए, क्योंकि देर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरिट नीचे जाने की पूरी संभावना है। और बाकी 50 के आसपास अगर ओबीसी कैटेगरी में है और 45 प्लस हैं तो एससी कैटेगरी में आपका होना हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप लोग वेट मत करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये हम सभी लोगों का, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हम एक अपना जो आंसर की बताते हैं, यह एक अनुमान होता है, प्रिजम्पशन होता है, और इस ये सही होने की पूरी संभावना होती है, और कुछ इसमें चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रिजम्पशन जो होता है सही भी हो सकता है और थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और कहेंगे कि देखिए, पहली बार इस बार में जो चेंज आया है, आपने देखा होगा कि इन्होंने एकदम सिलेबस को बढ़ा दिया, और आपने जितनी मेहनत किया उसमें से प्रश्न ही नहीं पूछा। तो इन्होंने पहला खुद ऐसा काम किया है, क्वेश्चन पेपर को टेक्निकल बना करके आपके ऊपर अनावश्यक प्रेशर डालने का काम किया है, और उसमें आप उम्मीद करिए कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाए। अगर इसके बाद मेरिट ज़्यादा आती तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर एग्ज़ाम में होते हैं, 10-5%, यानी 20 से 25 लोग ऐसे होते हैं हर एग्जाम में जो अच्छा करते हैं, यानी वो 70, 75, 80 तक मिलेंगे, लेकिन वो वास्तव में वो मेरिट नहीं बनाते हैं। आपकी उनकी मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस रेंज में आना है ताकि आप अपने समय को बचा सकें। आपने देखा कि पिछले बार के एग्जामों में, खासकर 2018 पार्ट 1, 2018 पार्ट 2, 2018 पार्ट 3 और 2020 के एग्जाम में लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा, और इसी के आसपास लोगों ने एग्जाम भी दिया, यानी 7 से 8 हज़ार लोगों ने एग्जाम फ्री में दिया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने 30 वकालतनामा कंपलसरी कर दिया, पेपर में एचजीएस के सिलेबस को इतना लेंदी कर दिया, एग्जाम लेने में इन्होंने इतना डिले कर दिया, वास्तव में काफी लोगों का मनोबल टूटा भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे टोटल एलिजिबल कैंडिडेट लगभग 4500 के आसपास थे, और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 3800 लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि करीब 800 लोगों ने या 700 लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। तो अगर 3800 लोगों में इनको 1800 लोग लेने हैं और 1700 लोग लेने हैं, तो इसमें 2000 लोग तो फेल होंगे, तो प्री में नहीं होंगे। तो अगर 1800 लोगों को इनको क्वालिफाई करना है, तो क्या आप मेरिट में कितना करना चाहते हैं? इसका मतलब कि मेरिट जो हमने बताया उसी के आसपास जा सकती है, जैसा कि मेरा अनुमान कर रहा है। इसलिए आप लोग निराश कदाप मत रहिए। अगर इस रेंज में है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर गलती से आप इसके भी नीचे आ गए हैं, तो भी आप अपनी तैयारी मेंस की करिए। इसलिए करिए क्योंकि अगले साल ऐसा माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में फिर वैकेंसी यूपीएससी की आएगी। अगर इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एग्जाम लेने में डिले ना किया होता,
तो अभी तक दूसरी वैकेंसी भी आ गई होती। इसलिए आप लोग एकदम निस्संदेह अपनी मेहनत को जारी रखिए, निराश कदापि मत होइए और पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। हमारा बैच देखिए, एचजीएस मेंस के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है, जो ये एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ फाउंडेशन भी बैच चल रहा है। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी तैयारी नुकसान कभी नहीं करती है। हमारी तैयारी कभी कभी होता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी कर लिया, हमारा यूपी में नहीं हुआ, हमारा बिहार में हो गया। आप तैयारी करने फोकस करिए, कहाँ पे होना है कहाँ पे नहीं होना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। केवल आपके हाथ में मेहनत करना है और रिजल्ट देना जो है क्या है, ईश्वर का कार्य है। आप अपने पूरे मनोयोग से तैयारी करिए और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए एथेंटिक और बेनिफिशियरी वीडियो बनाएंगे। आप उसको देखते रहिए। हम बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।